आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले यह बात कर ले, क्या कोई चादर अनंत विस्तार का हो सकता है? जैसे आकाश आकाश जिसका हम न प्रारंभिक बिंदु देख सकते हैं ना ही उसका अंतिम बिंदु देख सकते हैं। हमें यह पता नहीं चलता है कि इसका प्रारंभ कहाँ है और अंत कहाँ है, अर्थात जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते वह अनंत ही कहलाता है। तो क्या इस तरीके का कोई चादर हो सकता है? तो नहीं, इस तरीके का कोई चादर नहीं हो सकता है। लेकिन हमें जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु के रिस्पेक्ट में यह चादर अनंत विस्तार का है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह बिंदु चादर के अत्यंत निकट होगा, जिसके कारण वह चादर अनंत विस्तार का नजर आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि यह एक चादर है, ठीक है, और यह चादर आपको नजर आ रहा है और वह बिंदु जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वह मान लिया जाए कि यह आपका कैमरा हो, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे ही हम इस किताब को कैमरे के निकट लाते हैं तो यह इसका आप भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं देख पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपको नजर नहीं आएगा कि इस किताब का अंतिम बिंदु कौन सा है और प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, अर्थात कि कैमरे और इस किताब के बीच की दूरी बहुत कम हो गई। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ स्थितियां होंगी। तो हम आइए देखते हैं। सबसे पहले एक समतल चादर हम निर्मित करते हैं। यह हो गया हमारा एक समतल चादर और इस समतल चादर पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। इस चादर के दो पृष्ठ होंगे और इन दोनों पृष्ठों पर आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। कहने का मतलब कि एक पृष्ठ तो यह आपको नजर आ रहा है और इसका दूसरा पृष्ठ इसके पीछे, ठीक। अब इस चादर से मान ले कि स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जो कि चादर के क्या है, अत्यंत निकट है, और इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चादर की दूसरी तरफ भी आवेश एक समान रूप से वितरित है, दूसरे पृष्ठ पर भी आवेश एक समान रूप से वितरित है, यानी कि उस तरफ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी और उस बिंदु को हम मान ले P डैश। इस तरीके से P डैश और P के बीच की दूरी, टोटली दूरी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। अब इस बिंदु से होकर गुजरने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। चलिए हम कल्पना करते हैं, जो कि इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरेगी। यह हमारा हो गया काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन बेलन। अब इस पृष्ठ पर जितने भी आवेश हैं, इन आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो पृष्ठ के अभिलंबवत होगी। अब जैसा कि जानते भी हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, और वैद्युत बल रेखाओं का एक गुण होता है कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं, अर्थात कि इस पृष्ठ से
पर स्थित, इस पृष्ठ पर उपस्थित जो धन आवेश है, इनके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होगी वो अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर बाहर की तरफ होगी। इसी प्रकार से इन बिंदुओं पर भी होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर ही होगी। इसी प्रकार इसके दूसरे पृष्ठ से भी होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अभिलंबवत बाहर की ओर ही होगी। अब इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के एक सूक्ष्म खंड हम डीए ले लें। और इस सूक्ष्म खंड डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इस सूक्ष्म खंड डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए का थीटा। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश डी ए के बीच बनने वाला कोण जो है वो 0 डिग्री का है और का 0 के वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरीके से डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए हमारा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण बेलनाकार इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू अगर इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अभी मैंने निकाला कि अगर डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए हुआ है, तो ठीक इसी प्रकार से यहां से भी होगा। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर अगर निकाल रहे हैं तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे पहले हम लोग लिख दे फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 प्लस फाई 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं हम। ठीक, तो यह हो जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल ई इंटू डी ए। ठीक इसी प्रकार से इसका भी होगा ई इंटू डी ए। लिख सकते हैं हम इसे इस प्रकार से, क्योंकि हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल रहे हैं, यानी कि इन सबका हम इस सब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे खंड यहाँ पर इस पर निर्मित हो सकते हैं और इन सबका यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एक पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान हमारा निकल जाएगा। यानी कि सरफेस इंटीग्रल डी ए इक्वल टू ए यदि हम मान लें तो सेम चीजें होंगी, यहाँ पर भी ये होगा, यहाँ पर भी ये होगा। अर्थात फाई ई इक्वल टू 2EA। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गॉस के प्रमेय से क्या होगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आप तो जानते हैं, आप यह भी जानते हैं कि जब किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। तो जब सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए
तो दैट्स इम्प्लाई Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो Q के जगह पर हम क्या लिख देंगे, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर हम 2 बना लें, इसको समीकरण नंबर 1 बना लें। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो हो जाएगा क्या हमारा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यह आ गया हमारा अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।